फिर नरेंद्र मोदी बीजेपी में पीएम पद के सबसे दमदार उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें मोदी पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। गुजरात में क्लीन स्वीप और बिहार में मोदी को नजरअंदाज किए जाने से महाराजगंज में नीतीश की हार के बाद मोदी का पलड़ा एक बार फिर भारी हो गया है। अब पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ही नहीं, जेडीयू को भी मोदी की जरूरत है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और देश के पैमाने यदि लोकसभा का चुनाव होता तो नरेंद्र मोदी जी की जितनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है उतनी ही जरूरत जनता दल यूनाइटेड को बिहार में है। ये संवाद स्पष्ट रूप से जाना चाहिए। यही वजह है कि मोदी शाम से बुधवार को दिल्ली आए और राजनाथ के घर जश्न मनाने पहुंचे। इसी दौरान राजनाथ ने इशारा किया कि आने वाला वक्त मोदी का है। इस थोड़े से इंतजार का मतलब बहुत गहरा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने मोदी को चुनाव प्रचार की कमान सौंपने का मन बना लिया है। बस ऐलान होना बाकी है, यानी मोदी ने पहला चरण पार कर लिया। चुनाव प्रचार की कमान संभालने के बाद मोदी के लिए अगली सीढ़ी पीएम के उम्मीदवार की ही बचती है। यही वजह है कि राजनाथ से मिलने के बाद मोदी सीधे आडवाणी के घर पहुंचे। आडवाणी और मोदी की मुलाकात पूरे 1 घंटे तक चली। अब मोदी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आडवाणी से सबसे बड़ी चुनौती मिल रही थी। लेकिन सूत्रों की माने तो मोदी ने 1 घंटे की मुलाकात में आडवाणी को मना लिया, यानी मोदी ने दूसरा चरण भी पार कर लिया। आडवाणी के मानने से पहले ही शिवराज ने घुटने टेक दिए थे। आडवाणी ने शिवराज को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री करार दिया था उन्होंने, लेकिन शिवराज से कहा था कि वो नंबर 3 पर भी नहीं है। हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, मुझसे सीनियर रमन सिंह जी है। नंबर 1 नंबर 2 नहीं, मैं तो 3 में भी नहीं, तीसरे पे आता हूं मैं। यानी मोदी ने तीसरा चरण पहले ही पार कर लिया था। पार्टी के अलावा बात करें तो मोदी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा जेडीयू खड़ा कर रहा है। लेकिन महाराजगंज में मुंह की खाने के बाद नीतीश भी मोदी को लेकर मुलायम हो गए। इंडिया न्यूज के खास शो टुनाइट विद दीपक में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी मोदी को चुनाव की कमान सौंपती है तो जेडीयू को ऐतराज नहीं होगा। आपको मंजूर है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दे? आपको मंजूर है? आपको कोई दिक्कत नहीं, सरकार चलती रहेगी? नहीं, हमारी पार्टी का कौन नेशनल हमारी पार्टी का कौन नेशनल प्रेसिडेंट होगा या क्या हमारी सहयोगी पार्टी तय करेगी? इस तरह मोदी ने चौथा चरण भी पार कर लिया और अब इंतजार गोवा में शुक्रवार से शुरू होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का है। पार्टी से लेकर जेडीयू तक ने नरेंद्र मोदी को हरी झंडी दिखा दी है। अब गोवा में नरेंद्र मोदी पर औपचारिक ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मोदी में होगी और इस बैठक से मोदी सुपर हीरो बनकर निकलेंगे। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड में कौन कौन मोदी के साथ में है और कौन मोदी के विरोध में खड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए ये कौन कौन से नेता है जो मोदी के पक्ष में है और कौन है जो उनके विरोध में खड़े हैं। देख रहे हैं आप, वेंकैया नायडू पक्ष में है, तटस्थ मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज विरोध में खड़ी हुई नजर आती हैं, राजनाथ सिंह पक्ष में है, नितिन गडकरी पक्ष में, अटल बिहारी वाजपेयी पक्ष में, अरुण जेटली की क्या उनका क्या रवैया है या उनका क्या स्टैंड है ये क्लियर नहीं है, उस पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी विरोध में है, ये बात जग जाहिर है, सबको पता है। अनंत कुमार पक्ष में है। तो ये तमाम नेता हैं संसदीय बोर्ड के जिनमें कौन मोदी विरोधी है और कौन मोदी का पक्षधर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। थावरचंद गहलोत ये भी पक्ष में है। एक बार फिर से आपको बता दें, लालकृष्ण आडवाणी विरोध में है, अरुण जेटली का स्टैंड क्लियर नहीं है कि विरोध में है या पक्ष में है या कोई स्टैंड नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी पक्ष में है, थावरचंद गहलोत पक्ष में है, वेंकैया नायडू पक्ष में दिखाई देते हैं खड़े हुए, अनंत कुमार पक्ष में है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं राजनाथ सिंह स्ट्रांगली मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के पक्ष में हमेशा खड़े हुए दिखाई दिए हैं, बयानों के जरिए भी और